Hello students, this is Arumita Ghosh and welcome back to another video tutorial from Rubai Classes। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इफ यू गो थ्रू द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स ऑफ नीट देन यू विल अंडरस्टैंड दैट सो मेनी क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस पार्ट। इस पार्ट से बहुत सारे MCQs आपको दिया जाता है नीट में, तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आपके पास एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो चलिए आज ये टॉपिक को समझते हैं और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको ये वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखना पड़ेगा। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर हमारे चार सेल ऑर्गेनल्स है। एक है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, the next one is Golgi body, third is lysosome, and the fourth one is vacuole. So before starting this topic हम लोगों को सारे स्ट्रक्चर्स का मतलब सारे सेल और ऑर्गेनल्स का जो स्ट्रक्चरल फीचर्स है वो थोड़ा सा जान लेना चाहिए। अगर वो हम लोग जान लेते हैं तो फिर फंक्शनली ये सारा सेल ऑर्गेनल्स कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है वो समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए यहाँ पे एक सेल ड्रॉ करके रखा है। तो ये है हमारा न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस। इसके साथ देखिए न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही ये जो ER है, ER का जो मेम्ब्रेन है सिस्टर्नी है, ये सिस्टर्नी अराइज करता है। हम लोग इसको कहते हैं ER सिस्टर्नी। ER का अगर स्ट्रक्चरल फीचर्स देखा जाए तो ER के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स रहता है, मतलब क्या क्या चीज़ रहता है। एक है सिस्टर्नी, सिंगुलर इसका है सिस्टर्ना, प्लूरल है सिस्टर्नी। ये सारा सिस्टर्नी है। सिस्टर्नी के साथ कुछ ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स दिखाई देता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एकदम करीब है और जहाँ पे बिल्कुल भी कोई राइबोसोम्स नहीं है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये हम लोग बोलते हैं इसको ER का, माने कि ये सिस्टर्नी है। दूसरा है ट्यूब्यूल्स। अब तीसरा जो है वो है वेसिकल्स। देखिए ER के यहाँ पे कुछ मैं ब्लैक पेन से आपको मार्क करके बताती हूँ। यहाँ पे ER का कुछ वेसिकल्स है। वेसिकल्स फॉर्म कहाँ से होता है, ये जो सिस्टर्नी है सिस्टर्नी से पिंच्ड ऑफ होके वेसिकल्स फॉर्मेशन होता है। तो ये जो वेसिकल्स है ये वेसिकल्स आपका ER के स्ट्रक्चर के अंडर ही आता है। तो ये भी मैं थोड़ा सा लेबल कर दूँ आपको, दिस इज वेसिकल। अब ये जो सिस्टर्नी है, ट्यूब्यूल्स है और वेसिकल्स है, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर्स आपका ER के अंडर आता है और इन लोगों का कुछ अलग अलग फंक्शंस है। फंक्शंस मैं अभी आपको बताऊं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ER के जो सिस्टर्नी स्ट्रक्चर्स है, सिस्टर्नी के साथ उसके सरफेस में देखिए देयर आर राइबोसोम्स। सिस्टर्नी जनरली आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होता है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही ओरिजिनेट कर रहा है और न्यूक्लियस के बहुत करीब रहता है ये सिस्टर्नी। ये सब अनब्रांच्ड सिलिंड्रिकल स्टैक ऑफ मतलब स्टैक है, मतलब आप बोल सकते हैं स्टैक ऑफ सिलिंडर्स। तो ये स्टैक ऑफ सिलिंडर्स जो है इसका काम क्या है, जब इसके सरफेस में राइबोसोम्स बैठा रहता है तो हम लोगों को मालूम है कि राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसाइज करता है ना सेल के लिए। तो जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो गया, मानिए कि कोई भी राइबोसोम में यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है, तो ये प्रोटीन ये जो सिस्टर्नी का या ER का जो ल्यूमेन है उसके अंदर आ गया। अब ये प्रोटीन धीरे धीरे ट्रैवल करता हुआ एक यहाँ पे वेसिकल फॉर्म करेगा। एकदम सिस्टर्नी का जो एंड है इस एंड से एक वेसिकल फॉर्म करेगा। अब ये वेसिकल इस सिस्टर्नी से अलग होकर के, मतलब ये सिस्टर्ना से अलग होकर के किसी और ऑर्गेनल में जाके फ्यूज करने वाला है। तो मैं आपकी सुविधा के लिए ये इधर कर दूं ताकि आपको समझ में आए। माने कि यहाँ पे आपका ये वेसिकल, यहाँ पे प्रोटीन फॉर्मेशन हुआ है, अब ये वेसिकल की तरफ मूव कर रहा है। अब जब वेसिकल आपका यहाँ से
अलग हो गया, ये वेसिकल आपका फ्यूज़ करने वाला है गोल्गी एपरेटस के साथ। ये जो वेसिकल है ये आपका गोल्गी एपरेटस के साथ फ्यूज़ करेगा। अच्छा, गोल्गी एपरेटस में फ्यूज़ करके क्या हो रहा है थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि देखिए सिस्टर्नी में ज़्यादातर राइबोसोम्स अटैच्ड रहता है सरफेस में, तो मेनली हम लोग सिस्टर्नी के पार्ट को कहते हैं आरईआर, जो आपका ज़्यादातर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब रहता है, और बाकी और ये सब आपका अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। लेकिन जो स्ट्रक्चर्स ईआर का ब्रांच्ड होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ डायरेक्टली फ्यूज़ करता है, और देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जितना करीब जा रहा है इधर पे आपको और राइबोसोम्स नहीं मिलता है, तो ट्यूब्यूल्स जो है वो है आपका एसीआर। अब हमको मालूम है कि आरईआर का जो फंक्शन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, मतलब इधर से आपका प्रोटीन बनेगा, और जो एसीआर है उधर से आपको लिपिड मिलता है और कोई भी कोलेस्टेरॉल टाइप का मॉलिक्यूल यहाँ से तैयार होता है। तो ये आपका आरईआर का फंक्शन गया, ये एसीआर का फंक्शन गया। तो एसीआर मेनली मतलब आपका ट्यूब्यूलर पार्ट है ईआर का, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ रहता है, और सिस्टर्ना है आपका ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसकी तरफ। यहाँ पे राइबोसोम्स होता है, इधर राइबोसोम्स नहीं होता है। तो जहाँ राइबोसोम्स है उसका काम है प्रोटीन सिंथेसाइज करना, जहाँ राइबोसोम्स नहीं है, जो स्मूथ है सरफेस, उसका काम है लिपिड या कोलेस्टेरॉल मॉलिक्यूल सिंथेसिस करना। लेकिन ये एसीआर और आरईआर आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, मतलब एसीआर से आरईआर बन सकता है। मतलब मानिए कि कोई भी स्ट्रक्चर से धीरे धीरे राइबोसोम्स और मतलब राइबोसोम्स जहाँ पे नहीं है, राइबोसोम्स धीरे धीरे वहाँ से वो पोर्शन को छोड़ के चला गया, तो वो एसीआर बन जाएगा, मतलब स्मूथ बन जाएगा, तो वो स्मूथ जैसा काम करने लगेगा। और जहाँ पे स्मूथ है मतलब राइबोसोम्स नहीं था, उसके बाद वहाँ पे राइबोसोम्स आके अटैच्ड हो रहा है, तो वो जो पोर्शन है वो आपका बन गया फिर आरईआर। तो आरईआर से एसीआर, एसीआर से आरईआर, इसका इंटर कन्वर्शन हो सकता है। और एक चीज़ आपको याद रखना है, ये जो राइबोसोम्स अटैच्ड है, ये जो राइबोसोम्स ईआर से अटैच्ड रहता है, ये कैसे अटैच्ड रहता है? राइबोसोम और ईआर का जो ये अटैचमेंट है ये होता है आपका राइबोपोरिन प्रोटीन के वजह से। इस प्रोटीन का नाम है राइबोपोरिन प्रोटीन। इसका दो टाइप का प्रोटीन्स रहता है, राइबोपोरिन 1 एंड राइबोपोरिन 2। ये दो जो प्रोटीन्स है वो आपका ईआर के सरफेस के साथ राइबोसोम्स को अटैच करने में मदद करता है। लेकिन एसीआर में ये सब प्रोटीन्स नहीं दिखता है, क्योंकि एसीआर इज फ्री ऑफ राइबोसोम्स, सो नो राइबोपोरिन 1 and 2 or something like that is present in the ACR or smooth endoplasmic reticulum। अच्छा, अभी आपको ER का जो मतलब स्ट्रक्चर है ये समझ में आ गया। अभी ER का छोटा मोटा फंक्शंस क्या है? मेनली ER आपका सेल को एक, इसका जो फ्रेमवर्क है, इसका जो स्केलेटल एक, जैसे हम लोग के बॉडी में बोन्स रहता है ना, जो हमारे बॉडी को एक शेप दे रहा है, वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का काम क्या है? आपका सेल का एक स्केलेटल फ्रेमवर्क देना, सेल को एक स्केलेटल फ्रेमवर्क देना। मतलब ये देखिए, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड है, इसका मतलब ये दोनों चीज़ को एक साथ कनेक्ट कर रहा है। इसका मतलब सेल जो है, सेल को एक प्रॉपर शेप दे रहा है। और इसके अलावा जहाँ पे आपका ईआर के सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड है, वहाँ का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना, जहाँ पे अटैच नहीं है उसका काम है लिपिड या कोलेस्टेरॉल मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करना। अगर आप लोग जो एनसीईआरटी आप लोगों का जो बुक है, वहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देके ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारा फंक्शंस आपका बताया हुआ है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। मैं ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए थोड़ा सा छोटा बनाने की कोशिश कर रही हूँ लेक्चर, ताकि आप लोगों को ओवरऑल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पता चल जाए, थोड़ा सा आपको याद हो जाए। लेकिन जो डिटेल में इसका फंक्शन है आप लोग ज़रूर एनसीईआरटी को फॉलो करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा एमसीक्यूज आ सकता है इस पोर्शन से। अब देखिए, हम लोग चले आते हैं, ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, मैंने बताया था ये जो वेसिकल है, जो ऑलरेडी आपका प्रोटीन को लेकर के, मतलब जो प्रोटीन राइबोसोम में सिंथेसाइज हुआ था, आरईआर में सिंथेसाइज हुआ था, वहाँ से आकर के ये गोल्गी एपरेटस के साथ फ्यूज़ करने वाला है। अब फ्यूज़ करने के बाद इसका क्या होगा, और वो जानने से पहले थोड़ा सा गोल्गी का जो स्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए गोल्गी का स्ट्रक्चर क्या होता है। गोल्गी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे ईआर के साथ रिलेटेड है, ये समझने के लिए फंक्शनली भी रिलेटेड है, स्ट्रक्चरली भी रिलेटेड है।
स्ट्रक्चरली कैसे रिलेटेड है, जैसे कि हम लोग ईआर में सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स जैसे देखते हैं, गोल्गी में भी आपको सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स मिलेगा। जैसे कि ये है आपका सिस्टर्नी और इसके साथ वेसिकल्स भी है और ट्यूब्यूल्स भी है। गोल्गी में ट्यूब्यूल्स भी रहता है। इधर जो पार्ट्स है ये सब ट्यूब्यूल्स है, इधर ऐसे आपको ट्यूब्यूल्स मिलेगा गोल्गी में। तो गोल्गी का जो फंक्शन है वो कैसे इसके साथ रिलेटेबल है, ये समझने के लिए और एक चीज़ को जान लेना ज़रूरी है। एक है कि गोल्गी का ये जो फेस रहता है, मतलब ये जो साइड रहता है जो आपका न्यूक्लियस की तरफ है, जो कॉन्वेक्स साइड है, उसको हम लोग बोलते हैं सिस फेस। और ये जो साइड है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ फेस करके है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफेस। अब ये सिस फेस जो है ये गोल्गी का कॉन्वेक्स एंड रहता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ रहता है, टूवर्ड्स न्यूक्लियस, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। हर पॉइंट से आपका क्वेश्चन बनता है। और ये जो ट्रांसफेस है ये आपका कॉनकेव साइड है और ये आपका टूवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है, टूवर्ड्स पीएम मैं लिख रही हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो अभी ये जो वेसिकल यहाँ से निकला था, ये वेसिकल में क्या था? राइबोसोम्स के अंदर जो प्रोटीन ऑलरेडी बन चुका है, वो सारा प्रोटीन्स को अभी एक मॉडिफिकेशन का ज़रूरत है। मॉडिफिकेशन मतलब हम लोग जैसे किसी को अगर कोई गिफ्ट देते हैं तो डायरेक्टली हम लोग बाज़ार से वो गिफ्ट लाके हम लोग उसको रैप करके देते हैं। थोड़ा पैकेजिंग, एक पैकेजिंग चाहिए होता है ना हम लोगों को हर चीज़ का, तो डायरेक्टली हम लोग उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते सीधा मार्केट से खरीद के, तो हम लोग उसको पैक करना पड़ता है। तो अभी आप ये सीधी तरीके से बात समझ लीजिए कि जब ईआर के अंदर जो प्रोटीन्स है जो ऑलरेडी राइबोसोम्स में बन के ईआर के ल्यूमेन में आ चुका है, अब वो प्रोटीन्स का थोड़ा सा सजावट का ज़रूरत है, थोड़ा पैकेजिंग का ज़रूरत है। तो ये सारा पैकेजिंग आपका होगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर। मानिए कि कोई भी एक प्रोटीन, सिंपल एक प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर आपका बना, अब उसको मॉडिफिकेशन का ज़रूरत है। मतलब मानिए कि आपको कोई लिपिड उसमें ऐड करना है, आपको कोई शुगर मॉइटी उसमें ऐड करना है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं लाइपोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन, फिर ग्लाइकोप्रोटीन मतलब शुगर प्लस प्रोटीन। इस तरीके का अगर आपको प्रोटीन को एक सजावट देने का ज़रूरत है तो सजावट के लिए हम लोगों को गोल्गी का ज़रूरत होता है। तो गोल्गी में क्या होता है, ये सब प्रोटीन्स का मॉडिफिकेशन या पैकेजिंग होता है। तो अभी जो प्रोटीन्स यहाँ पे बना, ये कोई भी प्रोटीन हो सकता है। मतलब मानिए कि कोई एंजाइम बन गया हो, कोई भी एंजाइम आपका सेल के लिए ज़रूरत है तो एंजाइम बन गया हो। मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके ये 4 सेल ऑर्गेनल्स का फंक्शनल जो कनेक्शन है वो बताऊंगी। उसी के लिए अभी आप सोच लीजिए, एग्जांपल मैं यहाँ से बताना स्टार्ट कर रही हूँ कि मानिए कि कोई एंजाइम यहाँ पे बना है। एंजाइम तो प्रोटीन्स ही है, नॉर्मली मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, हम लोगों को मालूम है। बायोमोलिक्यूल्स में आपने पढ़ा है ना, तो आप लोगों को मालूम है कि एंजाइम प्रोटीन्स है। अभी ये एंजाइम्स जो है, ये एंजाइम्स यहाँ पे वेसिकल्स में है। अब ये वेसिकल सीधा जाके इसका जो सिस फेस है गोल्गी का, वहाँ पे जाके फ्यूज़ कर जाएगा। फ्यूज़ करने के बाद मानिए ये जो एंजाइम्स है, ये जो प्रोटीन्स है, उसका कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, क्योंकि हम लोग को मालूम है प्रोटीन का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटर्नरी ऐसे स्ट्रक्चर्स होता है। एक एंजाइम को फंक्शनल होने के लिए इफ द एंजाइम वांट्स टू work efficiently then it needs to attain the tertiary structure of the protein। अगर उसको tertiary structure नहीं मिलेगा तो एंजाइम का पॉकेट्स नहीं बनेगा। पॉकेट्स बनेगा तो उधर ही आके सबस्ट्रेट ऐड होने वाला है। तो एंजाइम को टर्शियरी स्ट्रक्चर अपना लेने के लिए, मतलब 3D कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए इसको मॉडिफाई करने का ज़रूरत है। तो ये मॉडिफिकेशन कहाँ हो रहा है? गोल्गी के अंदर हो रहा है। तो गोल्गी यहाँ पे इसका पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन सारा काम करके वापस एक वेसिकल के तौर पे ही इसको ट्रांसफेस से निकाल दे रहा है। तो ये जो प्रोटीन आपका था, जो यहाँ पे फ्यूजन हुआ था, ये एक ऐसा कंडीशन में था तब वो फंक्शनली एक्टिव नहीं था। द प्रोटीन्स, द एंजाइम्स वेर नॉट फंक्शनली एक्टिव, बट राइट नाउ at this point of time the enzymes are functionally active. They can efficiently bind to the substrate because they have already attained their tertiary structure, tertiary 3D configuration। अब ये 3D configuration हो चुका है तो एंजाइम बाहर आ गया।
अब ये जो वेसिकल है, मानिए कि ऐसा बहुत सारा वेसिकल बना है, बहुत सारा एंजाइम बना है तो बहुत सारी वेसिकल्स बनेगा। अब ये सारा वेसिकल्स विद द न्यू क्या बोलूँ कि आपको विद द न्यू टाइप ऑफ एंजाइम, विद द न्यू मॉडिफाइड एंजाइम्स, अब ये सेल के अंदर सर्कुलेटेड हो सकता है अगर सेल के अंदर ही किसी और जगह में काम हो, और या तो फिर ये सब एंजाइम्स आपका सेल्स के बाहर सिक्रेटेड होगा, किसी दूसरे जगह में जाके किसी दूसरे सबस्ट्रेट के ऊपर फंक्शन करेगा। तो ये मैंने एंजाइम बोला, ऐसा कोई भी प्रोटीन हो सकता है, कोई भी हार्मोन्स हो सकता है, कोई भी किसी भी तरीके का प्रोटीन हो सकता है जिसका एक स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन का ज़रूरत है, पैकेजिंग का ज़रूरत है, जिसके लिए वो गोल्गी को यूज़ कर रहा है। तो गोल्गी का एक फंक्शन है पैकेजिंग। पैकेजिंग में आप लोग बोल सकते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, जैसे टू मेक लाइपोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, एंड वन अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी इज इट हैज़ अ सिक्रीटरी रोल। मतलब मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग के बाद ये सिक्रीट करना है ना इसको, प्रोटीन को, तो इट ऑल्सो हैज़ गॉट अ सिक्रीटरी रोल। तो ये आपका रहा ईआर और गोल्गी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो काम है, मतलब फंक्शंस जो है और स्ट्रक्चरल फीचर्स जो है, मैंने दोनों चीज़ को एक साथ कनेक्ट करके आपको बता दिया कि कनेक्शन कहाँ पे है। अभी हम लोग चले जाएंगे तीसरे सेल ऑर्गेनल में, वो है लाइसोसोम। अभी ये लाइसोसोम और वैक्यूल जो मैंने दोनों ऑर्गेनल्स के बारे में आपको बताया, ये दोनों ऑर्गेनल्स वेसिकल से फॉर्म करने वाला है। तो आप सोचिए वेसिकल्स ईआर से बन रहा है, वेसिकल गोल्गी से बन रहा है, इसका मतलब लाइसोसोम वैक्यूल सारा आपका गोल्गी के वेसिकल से ही बनेगा। कैसे बनेगा, किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, आइए देखते हैं। तो थर्ड जो सेल ऑर्गेनल आता है वो है लाइसोसोम। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो गोल्गी बॉडी है, यहाँ पे मैंने न्यूक्लियस और ईआर को थोड़ा सा छोटा बनाया है क्योंकि गोल्गी बॉडी से ही लाइसोसोम डायरेक्टली अराइज कर रहा है। और लाइसोसोम का कुछ टाइप्स होता है। लाइसोसोम शोज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब जहाँ पे लाइसोसोम का बहुत सारा वैरायटीज़ हम लोगों को सेल के अंदर मिलता है, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है। तो अभी देखिए ये जो वेसिकल जो ईआर से निकला था, जो इसका गोल्गी का सिस फेस से फ्यूज करके ट्रांस फेस से बाहर निकला है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम, जो डायरेक्टली हम लोगों को गोल्गी के ट्रांस फेस से मिल रहा है। ये प्राइमरी लाइसोसोम क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर मानिए जो एंजाइम है, मानिए कि कोई भी प्रोटीन यहाँ पे बना था ईआर के अंदर, और जो प्रोटीन बना था वो एक तरीके का एंजाइम है, कोई भी एंजाइम है। तो ये जो एंजाइम यहाँ पे है, ये एंजाइम अल्टीमेटली मॉडिफिकेशन होने के बाद, पैकेजिंग होने के बाद प्रोटीन का, ये प्राइमरी लाइसोसोम के तौर पे बाहर निकला है। अभी मानिए कि ये जो लाइसोसोम, मतलब ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है, इसको इस सेल के अंदर ही काम करना है। तो अभी कोई भी सेल आप सोचिए, अगर हम लोग सोचते हैं कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, मानिए कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल सेल ने देखा है, मैं इसको थोड़ा सा, लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस हियर near this part, then you can easily understand. Suppose the cell identifies some foreign particles or some organisms, microorganisms or anything else, something which is not known to the cell. Now this cell, when recognizes the microorganism or the foreign particle, it phagocytosis, ये phagocytose कर रहा है, ठीक है, ये फैगोसाइटोसिस कर रहा है। फैगोसाइटोसिस मतलब जब सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इनवैजिनेशन फॉर्म करके बाहर का कोई भी फॉरेन पार्टिकल को एनगल्फ कर ले रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तो एज अ रिजल्ट ऑफ फैगोसाइटोसिस, हियर अ फैगोसोम इज फॉर्म्ड, a phagosome is formed containing this foreign substance. Now this primary lysosome will bind to this phagosome. Suppose this is our phagosome. Now this, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं phagositosis. So after the phagositosis, this primary lysosome binds to the phagosome and forms the secondary lysosome. इसके बाद जो लाइसोसोम बन रहा है आफ्टर द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम एंड द फैगोसोम, दिस मेक्स
द सेकेंडरी लाइसोसोम। सपोज दिस इज द सेकेंडरी लाइसोसोम। अब सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या होएगा, यहाँ पे आपका प्राइमरी लाइसोसोम का भी जो एंजाइम्स है वो भी है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस है तो अभी आपका प्राइमरी लाइसोसोम का एंजाइम्स भी है जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाइजेस्ट कर लेगा, जो भी सब्सटेंस इसके अंदर है, मटेरियल है, उसको डाइजेस्ट कर लेगा। तो ये डाइजेशन यहाँ पे चल रहा है। तो जस्ट आफ्टर द फ्यूजन ऑफ द प्राइमरी लाइसोसोम विद द phagosome, this forms a secondary lysosome. Now, after the digestion of the materials inside the secondary lysosome, the undigested food particle which is present in the lysosome, this is the undigested food particle. Undigested material, कोई भी undigested material मानिए कि यहाँ पे remaining कुछ है यहाँ पे which is not digested by the enzyme. तो ये जो वेसिकल है, ये जो टाइप का लाइसोसोम है, इसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी लाइसोसोम और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेसिड्यूअल बॉडीज। अनडाइजेस्टेड जो रेसिड्यू रह गया सेल के अंदर उसको हम लोग बोलते हैं रेसिड्यूअल बॉडी। सो दिस इज रेसिड्यूअल बॉडी। सो एज दिस पार्ट इज अनडाइजेस्टेड द सेल विल वॉमिट विद द हेल्प ऑफ एक्सोसाइटोसिस। ये जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस है सेल क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ एक्सोसाइटोसिस ये बाहर फेंक के निकालेगा इसको, एक्सोसाइटोसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। सो डायरेक्टली गोल्गी एपरेटस से जो प्राइमरी लाइसोसोम बन रहा है, दिस फ्यूजेस विद द phagosome, फॉर्म्स द सेकेंडरी लाइसोसोम. After the digestion inside the secondary lysosome, the undigested particles or materials are present in the tertiary lysosome or the residual body. As this part is not required by the cell anymore, the cell will throw out of this. ये जो undigested part है, the cell will throw this out. ये चीज़ को बाहर फेंक देगा. So this process is particularly known as exocytosis. तो ये पूरा चीज़ लाइसोसोम के हेल्प के साथ ही चलता रहता है. अभी और एक चीज होता है, when the lysosome recognizes any worn out cell organelle which is a damaged cell organelle which is not required by the cell anymore, उस टाइम क्या होता है, if this primary lysosome, suppose it recognizes a cell organelle which is not required by the cell, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ इसको, and suppose this recognizes a mitochondrion. Now, this primary lysosome will engulf the mitochondrion. This primary lysosome will engulf the mitochondrion and इसको engulf करने के बाद, जैसे कि ये सेल के लिए और ज़रूरत नहीं है, इसको भी destroy कर देगा. So in that case, we call this autophagosome. Why this is called autophagosome? Because this type of lysosomes which can engulf its own cell, एक तो अपने सेल को भी खा ले सकता है, एक अपना जो सेल है, जिस सेल के अंदर प्रेजेंट है, अगर वो सेल डेथ के करीब चला गया, मतलब वो सेल अभी और फंक्शन नहीं कर पाएगा, फिजियोलॉजिकली एक्टिव नहीं है, उस सेल को भी एनगल्फ करके प्राइमरी लाइसोसोम उसको भी अपने सेल को ही खा ले सकता है. एज फॉर दिस रीजन वी ऑल्सो कॉल्ड लाइसोसोम. लाइसोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड अ सुसाइडल बैग फॉर द सेल. और प्राइमरी लाइसोसोम जब कोई भी सेल ऑर्गेनल को, पर्टिकुलरली एक सेल के अंदर कोई भी इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनल को एनगल्फ कर ले रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोफैगोसोम, क्योंकि ये अपने आप ही, मतलब सेम सेल के जिसके अंदर है उसी सेल का सेल ऑर्गेनल को वो एनगल्फ कर ले रहा है, डिस्ट्रॉय कर दे रहा है. इसीलिए हम लोग इस टाइप के लाइसोसोम को कहते हैं ऑटोफैगोसोम. तो लाइसोसोम का चार टाइप्स हम लोगों ने पढ़ लिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड ऑटोफैगोसोम. तो लाइसोसोम को लेकर मुझे लगता है कि आपके पास और कोई डाउट नहीं है. अभी हम लोग चले आते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल पे, जो है वैक्यूल. तो चलिए बच्चों देखते हैं वैक्यूल्स के अंडर हम लोगों को क्या क्या पॉइंट्स याद रखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वैक्यूल्स आर प्रेजेंट mainly in plant cells. प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल है
ये वैक्यूल ज़्यादातर प्लांट सेल का जो 90% वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई करके रखता है। वैक्यूल्स ऑक्यूपाई almost 90% of the total volume of the plant cell। इसका मतलब एनिमल सेल में वैक्यूल्स नहीं है, एनिमल सेल्स में भी वैक्यूल्स होता है, लेकिन जैसे हम लोग प्लांट सेल्स का वैक्यूल देखते हैं जो परमानेंट स्ट्रक्चर है, एनिमल्स में वैक्यूल्स जनरली टेम्पररी रहता है, जैसे कि फूड एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स ऑफ एमीबा। अभी ये प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स रहता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मेनली प्लांट सेल का ग्रोथ के लिए, फॉर सेल्यूलर ग्रोथ, वैक्यूल्स आर इम्पॉर्टेंट। सेल्यूलर ग्रोथ के लिए वैक्यूल्स इम्पॉर्टेंट क्यों है? मानिए कि ये एक सेल है, अभी इसका 90% एक वैक्यूल से ऑक्यूपाइड है, तो वैक्यूल जितना ग्रो करेगा, वैक्यूल कैसे ग्रो करता है? वैक्यूल के अंदर बहुत सारा पानी एंटर करता है। जब वाटर वैक्यूल के अंदर एंटर कर रहा है और वैक्यूल स्टोर कर रहा है वाटर को, तो वैक्यूल एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। तो जब वैक्यूल सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, इससे क्या होगा? सेल का जो स्ट्रक्चर है, सेल का जो वॉल्यूम है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा। तो इधर देखिए सेल का वॉल्यूम बढ़ता रह रहा है, क्योंकि सेल के अंदर वैक्यूल अगर एक बलून के जैसा काम कर रहा है, तो बलून में जितना हम लोग हवा भर रहे हैं, गैस भर रहे हैं, बलून उतना बड़ा हो रहा है, इसका मतलब सेल भी ऑटोमेटिकली बढ़ता जा रहा है। तो सेल का ग्रोथ में वैक्यूल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, रोल प्ले कर रहा है। और दूसरा चीज़ आपको जो याद रखना है वो है ये, वैक्यूल के अंदर मेनली प्लांट सेल्स के अंदर जो वैक्यूल रहता है उसमें दे कंटेन सेल सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, मेनली जो सब चीज़ प्लांट को नहीं चाहिए, फूड मटेरियल भी स्टोर कर सकता है वैक्यूल्स, ये सब चीज़ वैक्यूल्स में स्टोर्ड रहता है। अभी वैक्यूल में और एक चीज़ आपको याद रखना पड़ता है कि जनरली प्लांट सेल के जो साइटोप्लाज्म है, इसमें जितना भी आयंस रहता है, जितना भी मिनरल आयंस रहता है, वो आयंस का कॉन्सेंट्रेशन वैक्यूल के मुताबिक, वैक्यूल से बहुत ज़्यादा, मतलब मैं आपको थोड़ा सा क्लियरली ये बता देना चाहती हूँ कि सेल के साइटोप्लाज्म में, प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में जितना भी मिनरल आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, उससे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन आपका वैक्यूल के अंदर है। मतलब यहाँ पे क्लोराइड, पोटेशियम, ये सब आयंस का अगर कॉन्सेंट्रेशन जितना है, वैक्यूल के अंदर ये सब आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। तो हमेशा ये सब मटीरियल्स क्या होता है, साइटोप्लाज्म से वैक्यूल के अंदर अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है। द आयंस मूव फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू वैक्यूल बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब जिसमें हम लोग को एनर्जी भी यूज़ करना पड़ता है, जिसके सहारे लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में आयंस मूव करता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो साइटोप्लाज्म से जो मिनरल आयंस वैक्यूल के अंदर एंटर कर रहा है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एंटर कर रहा है। अभी ये क्या आपका प्लांट वैक्यूल के बारे में। अब हम लोग सेकंड जो बताएंगे वो है फूड वैक्यूल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स ऑफ एमीबा। कोई भी प्रोटिस्टा के अंदर, जैसे कि पैरामीशियम के अंदर भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिलता है,
एमीबा के अंदर में भी मिलता है। तो अभी ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है, फूड वैक्यूल्स आपको ऑलरेडी मालूम है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फैगोसाइटोसिस करने के टाइम जो फैगोसोम बनता है वो फूड वैक्यूल है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी फॉरेन पार्टिकल, फूड पार्टिकल को जब एनगल्फ किया जा रहा है तब फूड वैक्यूल बन रहा है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या है? वैसे तो बहुत तरीके का वैक्यूल रहता है, जैसे गैस वैक्यूल गैस स्टोर करने के लिए, सैप वैक्यूल सेल सैप स्टोर करने के लिए, और एक है आपका इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये क्या है? मानिए कि ये आपका एमीबा है, तो हम लोगों को मालूम है एमीबा ज़्यादातर एक्वाटिक एनवायरनमेंट में रहता है। तो एक्वाटिक एनवायरनमेंट में रहने के लिए कंटिन्यूसली एक्सेस वाटर ये जो एमीबा है ये एमीबा के सेल के अंदर घुसता रहता है। अब जब एक्सेस वाटर घुसता रहेगा, अब एक्सेस वाटर को तो सेल अंदर नहीं रख सकता है, उसको बाहर निकाल देना है जो एक्सेस है। तो अभी एमीबा क्या करता है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बना लेता है जिसमें ये वाटर एक्यूमुलेटेड होता रहता है। अब जो एक्सेस वाटर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में जब भी एक्यूमुलेटेड हो गया, अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करेगा, और एक साइड से ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एमीबा का, उसके साथ फ्यूज़ करके, माने कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके साथ फ्यूज़ कर जा रहा है और ये जो वाटर है, एक्सेस वाटर जो है, इसको बाहर निकाल दे रहा है। तो इस तरीके से सॉल्ट और फ्लूइड का जो बैलेंस है वो मेंटेन होता है एमीबा सेल के अंदर। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज का ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आया है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ये लेक्चर देखने के बाद आप लोग ज़रूर एनसीईआरटी को एक बार रीड कर लीजिए, सारा पॉइंट्स अच्छे से समझ लीजिए ताकि आप लोग बार बार उसको याद कर सकें और जो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा। इससे आपको और भी एक चीज़ इसके साथ साथ बता देना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को नीट से पहले और भी कोई टॉपिक का जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आप लोगों को वो चीज़ नीट से पहले पढ़ा दूंगी। तो चलिए दोस्तों, बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।